सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाते हो आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में, और इस बार आपने इसका 13वां संस्करण मनाया। 25 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए। इस बार की थीम क्या होगी? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। देखो, थोड़ी सी यहाँ पे स्टैटिक में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्थापना इसकी हुई 25 जनवरी 1950। वर्तमान में अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो आंसर होगा वीएस रमा देवी। एक और पॉइंट याद रखना, वैसे 25 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे के रूप में। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं अगर वुमेन्स कैटेगरी में महिला वर्ग में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ को आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पुरुषों में तो सूर्य कुमार यादव और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ। फिर आपसे पूछ रहे अभी कहां पे दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, मतलब अच्छी लिखावट। और किसी दीवार के ऊपर अगर इसी तरह से अच्छा राइटिंग में लिखते हैं तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी म्यूरल। और अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण किया गया सऊदी अरब के मक्का में। कितना लंबा? 75 मीटर। अब यहाँ पे सऊदी अरब के कुछ स्टैटिक में आपको बताऊंगा, और इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। एक याद रखना, रब अल खाली मरुस्थल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में। और सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है अल नसार, और इसी में अभी शामिल हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और वैसे 2034 के जो एशियन गेम्स हैं वो सऊदी अरब में ही होंगे, और 2030 वाले कतर में होंगे। अब देखो, जैसे इस प्रश्न में हमने पढ़ा ना दुनिया का सबसे लंबा, तो इसी तरह से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न में हमने पढ़ा होगा जहां पे दुनिया में सबसे लंबी चीजें कुछ हुई हों, तो वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी हमने पढ़ा था दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज ये शुरू हुई थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, जिसकी लंबाई कितनी थी या उस शिप ने कितना ट्रेवल किया? 3200 किलोमीटर। उस क्रूज का नाम था गंगा विलास। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना था? वियतनाम में। इस लंबाई कितनी है इस पुल की? 632 मीटर है, और उस पुल का नाम है व्हाइट ड्रैगन। और इसी तरह से दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना था चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। यहाँ पे 721 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन इसी तरह से कोई क्वेश्चन आता है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा, एक प्रश्न में मैंने आपको 4-5 प्रश्न रिवाइज करा दिए। तो इस तरह से अगर आप टोटल लगाते हुए चलोगे ना, तो कम से कम 60+ अपन क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपका रिविजन करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डेली रिपीट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि आप उनको बार बार सुनोगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं आपके दिमाग में सेट। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023, इसका आयोजन कहां पे हुआ? हिंद महासागर में। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स, इसका आयोजन किया भारतीय नौसेना ने। कहां पे? हिंद महासागर में। पहली बार ये 2019 में हुआ था। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इस बार का जो नौसेना दिवस है उसका आयोजन हम कहां पे करेंगे? ये प्रश्न हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। फिर बताओ, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?
तो आंसर होगा यू विन। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए ये यू विन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोविन पर आधारित है, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं हम? 16 मार्च। फिर बताइए पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो उत्तर होगा यहाँ पे सुधा मूर्ति। अच्छा, अब इस प्रश्न में सादे पद्म पुरस्कार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, भारत रत्न तो नहीं दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 को। तो टोटल आप कह सकते हो 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें महिलाएं कितनी है? 19 है, और मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो 7 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण में आपको बताऊं तो 6 लोग कौन कौन है? बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दिया गया, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। बाकी 9 जो पद्म भूषण है वो कौन कौन है? SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश D पटेल को। तो यहाँ पे पद्म विभूषण के 6 नाम और पद्म भूषण के 9 नाम मैंने आपको रिवाइज करा दिए, और बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। यहीं पे आपको नाटो का भी मिलेगा और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो याद रखना, क्रिकेटर डेबी हॉकले के नाम पे इस अवार्ड का नाम, इस मेडल का नाम रखा गया है। और जो डेबी हॉकले थी, जो क्रिकेटर थी, वो किस टीम के लिए खेलती थी? न्यूजीलैंड के लिए। और आपको बता दूं, वह न्यूजीलैंड क्रिकेट की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला भी थी, और वे सर्वोच्च न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला भी है। तो डेबी हॉकले का नाम याद रखना, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। फिर बताओ, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा पवन अग्रवाल को। और ये इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, ये भारत में कागज उद्योग के लिए एक शीर्ष निकाय है। और आपको याद है, अभी भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा बना था? केरल हाईकोर्ट। और अभी एशियाई डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल। फिर आपसे पूछ रहे हैं नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नाम की बुक को किसने लिखा? माइक पोम्पियो ने। और ये कौन है? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, जिन्होंने ये बुक लिखी है। और जब ये बुक लॉन्च हुई थी ना, ये जनवरी 2023 की बात है, तो ये बुक काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि इस बुक में उन्होंने हमारी जो पूर्व भारतीय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन हमारे जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी और अजित डोभाल जी, इनकी तारीफ की थी इन्होंने। तो ध्यान रखना ये बुक। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। वैसे आप जानते हो अभी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में। अभी 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा ड्रैको। तो जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, अभी उसने घोषणा की है वो कि एक मिशन स्टार्ट करेगा जिसका नाम है ड्रैको। इसमें क्या होगा, जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं ना, अब उसमें नासा परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर फ्यूल का। और इससे फायदा क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पे जाते हैं, इसकी सहायता से वो 45 दिन में वहां पे पहुंच जाएंगे। अभी कम से कम 1 साल उन्हें लग जाता है। ड्रैको का फुल फॉर्म भी होता है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर अजाइल स्लिस्लुनर ऑपरेशंस। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। एक का नाम है फोगोस और एक है डिमोस। और यहाँ पे कौन सी गैस है? मीथेन गैस। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर या अदालत के निर्णयों को कितनी भाषा में अनुवादित करेगा? तो आंसर होगा 4 भाषाओं में। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के। तो अभी उन्होंने ही कहा था कि अदालत में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, और अंग्रेजी हर किसी को समझ में नहीं आती।
तो अदालत ने क्या डिसीजन लिया, क्या फैसले रहे, क्या निर्णय रहे, ये आम पब्लिक को समझ में नहीं आते। तो अब क्या किया जाएगा, उन फैसलों को जो अंग्रेजी में जो अदालत ने डिसीजन लिए हैं उनको 4 भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा ताकि हर नागरिक को वो समझ में आ सके। और वो 4 भाषाएं कौन सी है ये जरूर याद रखना, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। अच्छा, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स में आपको यहाँ पे याद दिलाऊं या रिवाइज कराऊं। देखो, भाषा की बात हुई है, आपको बताएं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 हैं। अच्छा, वैसे शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। 22 तो वो 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 22 वो अनुसूची वाली हो गई, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी और जोड़ लो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले फास्टर नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था और सुपेस नाम से एक पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या है? होम एंड बिलोंगिंग। फिर बताओ, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक इसको लॉन्च किया। इसका जो टीका है किसने विकसित किया? भारत बायोटेक ने। तो याद रखना, ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन था जिसका नाम था इनकोवैक। इसको अभी लॉन्च किया कहाँ पे? भारत में, नई दिल्ली में। किसने? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी ने। और इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। और ये एक नेजल वैक्सीन है, मतलब ये नाक के द्वारा दिया जाता है। आपको याद होगा कोविड के समय हमने पढ़ा था कि इसी कंपनी ने, भारत बायोटेक ने, कोविड-19 का टीका भी बनाया था जिसको कहते हैं कोवैक्सीन। और कोविशील्ड किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और ये भारत बायोटेक ये कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद की कंपनी है। फिर बताओ, किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा कनाडा। आपको पता है हमारे आज वर्तमान में जो एडवांस कंप्यूटर है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर की बात चल रही है ये उनसे भी एडवांस होंगे, जो कि फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर होंगे। और दुनिया में पहली बार इसका विकास हो रहा है। और किसने करने की घोषणा की है? कनाडा ने। और अभी वर्तमान में जैसे हम बात करें, करंट अफेयर्स का प्रश्न लें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है और किस देश का है? तो अमेरिका का है, नाम है फ्रंटियर। ये जरूर याद रखना। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।